सो है गैस वेलकम बैक टू माय टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज को और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी की बात करते हैं जिसका नाम है पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आने वाली जितनी भी अपडेट्स हैं उन सभी अपडेट्स का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं पॉलीकैब इंडिया से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में। दोस्तों पिछले कुछ टाइम में आपने नोटिस किया ही होगा कि पॉलीकैब इंडिया और केया इंडस्ट्री और हैवेल्स इंडिया, आरा केबल, फिनोलेक्स इंडस्ट्री, ये सारा जो स्टॉक है वो काफ़ी बुरी तरह से गिरा था। रीज़न आपको पता ही है, अल्ट्राटेक सीमेंट जो अनाउंसमेंट की थी कि 1800 करोड़ रुपए हम इन्वेस्ट करने वाले हैं केबल्स एंड वायर सेक्टर में और एक न्यू कंपनी वहाँ पर हम लाने वाले हैं, अगले 2 सालों में इसकी प्रोडक्शन की भी शुरुआत होगी। तो इससे इन्वेस्टर्स को लगा था एक भयंकर झटका और काफ़ी पैनिक सेलिंग देखने को मिली थी। और ये एक तरह से लाजिम भी है क्योंकि पिछले कुछ टाइम में अगर स्टॉक मार्केट की ही बात करें तो वो इतना ज़ोर शोर से इतना क्यों पिटा, क्योंकि मार्केट में जो वैल्यूशन चल रही थी उस वैल्यूशंस के अकॉर्डिंग हमें अर्निंग्स देखने को नहीं मिली, तो ग्रोथ कंसर्न की वजह से करेक्शंस हमें देखने को मिली। और अभी इस पीरियड में जो भी कंपनी अच्छे नंबर्स रिपोर्ट कर रही है उस कंपनी के साथ भी अगर ग्रोथ कंसर्न का टैग लगेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि वहाँ पर भी वैल्यूएशन की करेक्शंस होंगी। और पॉलीकैब इंडिया, केईआई इंडस्ट्री, ये सारी कंपनी हाई वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रही थी, इससे पहले का आप रिकॉर्ड देख सकते हो। तो इस वजह से करेक्शंस तो देखने को ज़रूर मिला। बट ब्रोकरेज हाउस ने दोस्तों अपने जो ओपिनियंस पहले दे रखा था इन कंपनीज़ को लेकर उसी को एज इट इज़ उन्होंने मेंटेन किया है। अब हम टारगेट्स वगैरह की बात नहीं करेंगे क्योंकि टारगेट को ब्लाइंडली फॉलो करना पूरी तरह से गलत होता है। इस वजह से हम कुछ और पॉइंट्स को देखेंगे। तो सबसे पहले जेफरीज के स्टेटमेंट्स हमें देखने को मिली अल्ट्राटेक के अनाउंसमेंट के बाद, जिसमें उन्होंने बताया कि कोई भी इमीडिएट इम्पैक्ट हमें देखने को नहीं मिलेगा पॉलीकैब के ग्रोथ के ऊपर। FY27 को लेकर कंपनी ने बताया कि 22% CAGR से इनके रेवेन्यू ग्रोथ हमें देखने को मिल सकती है और 28% CAGR से इनके प्रॉफिट्स ग्रोथ हमें देखने को मिल सकती है। और FMEG सेगमेंट में इंप्रूवमेंट्स की वजह से कहीं ना कहीं ये जो कमेंट्री है जेफरीज का वो हिट भी होता हुआ नजर आ सकता है। बट इन्वेस्टर्स के बीच में सबसे बड़ा कंसर्न ये है दोस्तों कि आदित्य बिरला ग्रुप की जो कंपनी है ग्रासिम इंडस्ट्री, उन्होंने जब पेंट सेक्टर में एंट्री को लेकर बातें कही थी और जब एंट्री उन्होंने किया तो पेंट सेक्टर की जो कंपनीज है उनके रिटर्न गायब हो गए। अब क्या वही सेम चीज़ हमें पॉलीकैब इंडिया के साथ, केया इंडस्ट्रीज के साथ भी देखने को मिल सकती है? तो हाँ, देखने को मिल भी सकती है और नहीं भी मिल सकती। तो चलिए उन सारी चीज़ों को मैं थोड़ा अच्छी तरह से समझा देता हूँ। अब देखो, पॉलीकैब इंडिया की बात करें या फिर केआई इंडस्ट्रीज़ की बात करें, इसके 5 साल, 3 साल, 10 साल का रिकॉर्ड देखोगे तो बहुत एक्सलेंट दिखेगा, नंबर्स बहुत अच्छे रहे हैं और उसको कंप्लीट स्टॉक ने भी रिस्पेक्ट किया है। बट अगर एशियन पेंट की बात करें तो एशियन पेंट के नंबर्स क्या इस पीरियड में खराब है? अगर 3 साल, 5 साल या 10 साल का रिकॉर्ड देखें, बिल्कुल भी नहीं, पिछले 1 साल में खराब है। अब इन्वेस्टर्स के मन में ये कंसर्न तो ज़रूर है कि बिरला उप्स की वजह से खराब है, बट मुझे लगता है नहीं। अब देखो, पिछले 1 साल में जितनी भी केमिकल कंपनी है, चाहे पेंट कंपनी हो या फिर केमिकल कंपनी हो, उनके नंबर्स को ही अगर देखोगे तो खराब ही देखने को मिलेंगे, कुछ ही कंपनी के अच्छे देखने को मिल सकते हैं। क्यों? क्योंकि पिछले 1 साल में इन्फ्लेशन, क्रूड ऑयल के जो वॉलेटिलिटी हैं, उस वजह से जो रॉ मटेरियल कॉस्ट इनके बढ़े हैं, अल्टीमेटली इस वजह से कंपनी को मार्जिन्स को कंट्रोल कर पाना काफ़ी मुश्किल हो रहा है। अगर एशियन पेंट के रिकॉर्ड को देखोगे दोस्तों, पिछले 4 क्वार्टर में तो रेवेन्यू ऐसा नहीं कि बहुत बुरी तरह से गिरा है, कंपनी के मार्जिन्स आपको ज़रूर बहुत बुरी तरह से गिरते हुए देखने को मिले हैं। इस वजह से कंपनी के जो नेट प्रॉफिट है उसमें इम्पैक्ट हमें देखने को मिली है। और जो एशियन पेंट पिछले 3 साल, 5 साल और 1 साल से वीक परफॉर्म कर रही है, इसका सबसे बड़ा रीज़न यही है कि पिछले कुछ टाइम में जो रशिया यूक्रेन क्राइसिस की वजह से क्रूड ऑयल के प्राइसेस में हमें स्पाइक देखने को मिली थी, उस वजह से उम्मीद कर लिया गया था कि जो भी बोल सकते हैं कंपनी कॉमोडिटी सेक्टर से जुड़ी है उन कंपनी में इसका इफेक्ट देखने को मिलेगा। और इस पीरियड में आप केमिकल कंपनी को देख लो या फिर पेंट कंपनी को देख लो, मैक्सिमम कंपनीज के रिटर्न्स नहीं दिखेंगे क्योंकि इनके लिए कुछ अच्छी खबर है ही नहीं। क्रूड ऑयल के प्राइसेस अगर कम होंगे, $60 के आसपास अगर आ जाएंगे तो फिर अच्छी बात रहेगी, अगर नहीं आएंगे तो नंबर्स जो इसने रिपोर्ट किया है वो कहीं से भी अगर देखा जाए तो गलत नहीं है, क्योंकि महंगाई रहेगी तो ऑब्वियस सी बात है कि कहीं ना कहीं कॉस्ट कटिंग तो होगा, और कॉस्ट कटिंग होगा तो इनके रेवेन्यू में इफेक्ट दिखेगा और कंपनी अपने प्रोडक्ट के प्राइस को कम कर कर अपने सेल्स को बढ़ाने की कोशिश करेगी, तो उस वजह से कंपनी के प्रॉफिट्स में भी इम्पैक्ट देखने को मिलेंगी। तो कंसर्न अगर है कि पॉलीकैब इंडिया और केया इंडस्ट्रीज में अल्ट्राटेक सीमेंट का असर आ सकता है तो आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। बट जो असर हमें एशियन पेंट में देखने को मिली वैसा देखने को नहीं मिलेगा। एशियन पेंट में मुझे नहीं लगता कि बिरला ओपस की वजह से कोई मैसिव इम्पैक्ट दिखा है।
बट कम्युनिटी मार्केट के वॉलेटिलिटी की वजह से ज़रूर इम्पैक्ट हमें देखने को मिली है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं अगली कंपनी को। अगली कंपनी का नाम है दोस्तों वीबीएल, यानी कि वरुण बेवरेजेस लिमिटेड। सो देखो दोस्तों, आप सभी ने नोटिस किया ही होगा कि पिछले कुछ टाइम में वीबीएल का शेयर काफ़ी वीक परफॉर्म करता हुआ दिखा, बट इस बीच में कंपनी के नंबर्स और कंपनी की बिजनेस कैसे परफॉर्म करते हुए देखने को मिले हैं, चलिए उसकी बात करते हैं। सो देखो, कंपनी ने अपडेट किया है एनुअल प्रोडक्शन कैपेसिटी इंडिया में। 2024 की बात करें तो वो हमें 45% से बढ़ता हुआ दिखा, उसको अगर कंपैरिजन करोगे 2022 के कैलेंडर ईयर से, तो यानी कि 2022 के कैलेंडर में जितना भी कंपनी ने प्रोडक्शन किया उससे 45% ज़्यादा प्रोडक्शन समय 2024 के कैलेंडर ईयर में देखने को मिली है। और कंपनी ने यह भी बताया है कि 2025 के कैलेंडर ईयर में कंपनी अपनी कैपेसिटी को और 25% से बढ़ाने वाली है। तो ऑब्वियस सी बात है कि कंपनी को अगर ग्रोथ मिल रहा है तो ही कंपनी अपने कैपेसिटी एक्सपेंशंस पे ध्यान दे रही है। और दोस्तों, इन सारी चीज़ों के बीच में कंपनी ने कुछ कैपेक्स से रिलेटेड भी गाइडेंस दी है। 2025 को लेकर कंपनी का गाइडेंस ये है कि 3100 करोड़ रुपए कंपनी कैपेक्स करेगी। इसमें 2000 करोड़ रुपए जो है वो ग्रीनफील्ड फैसिलिटीज़ जो इंडिया में रहने वाली है उस पर ध्यान दिया जाएगा, जिसमें मेनली प्रयागराज, दमतल, बक्सर, मेघालय जैसे नाम आपको देखने को मिलेंगे। यानी कि इन 4 जगह कंपनी अपने बोल सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी सेटअप कर रही है। ग्रीनफील्ड फैसिलिटी का मतलब ये होता है कि कंपनी बेस लेवल से स्टार्ट कर रही है, लाइक ज़मीन खरीदना, उसके बाद प्लांट सेटअप करना। और ब्राउनफील्ड फैसिलिटीज़ का मतलब होता है कि कंपनी किसी दूसरे प्लांट को एक्वायर कर अपनी प्रोडक्शन वहाँ पर शुरू करें। तो अभी कंपनी बेस लेवल से स्टार्ट कर रही है, जिसमें मेनली 2000 करोड़ रुपए लगने वाला है 2025 के साल में। तो ऑब्वियस सी बात है कि गाइडेंस वगैरह कंपनी के हमें अच्छे देखने को मिले हैं। और अभी हमने रिसेंटली नोट किया कि वीबीएल का जो डेट है, कर्जा है, वो हमें काफ़ी तेज़ी से रिड्यूस होता हुआ दिखा। अब उसके रीजंस भी कंपनी ने हाईलाइट किए हैं कि 2024 में कंपनी नेट डेट फ्री नज़र आती हुई दिखी है, क्योंकि कंपनी ने QIP के जरिए जो भी पैसा रेज किया उसके थ्रू कंपनी ने बोल सकते हैं प्रीपेमेंट कर दिया है अपने डेट का। तो ये एक अच्छी बात हम बोल सकते हैं अगर वीबीएल के इन्वेस्टर्स के तौर पर देखा जाए या फिर वीबीएल के फाइनेंशियल्स के तौर पर देखा जाए। अब इन सारी चीज़ों के बाद दोस्तों और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि नोट करने वाली बात है। तो चलिए उस चीज़ को किसी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको जाननी है तो आप उसके लिए कमेंट कर देना। तो चलिए दोस्तों डिस्कस करते हैं अब अगली कंपनी को, जिसका नाम है BSE लिमिटेड। अब दोस्तों, आपने पिछले कुछ टाइम में नोटिस किया ही होगा कि BSE का स्टॉक काफ़ी बुरी तरह से गिरता हुआ नजर आया है। बट BSE जिस सेक्टर से जुड़ी हुई है उस सेक्टर की अगर बाकी कंपनीज के हिसाब से हम देखें तो BSE में गिरावट सबसे लेट हमें देखने को मिली है। बट गिरावट इसलिए देखने को मिला है क्योंकि BSE जिस सेगमेंट की वजह से अच्छा खासा रेवेन्यू और प्रॉफिट ग्रोथ हमें दिखाया करती थी, उसमें हो सकता है एक हमें स्लो डाउन देखने को मिले, क्योंकि उस सेगमेंट को लेकर सेबी ने काफ़ी टाइट रेगुलेशंस लगाई हैं, जिस वजह से वॉल्यूम्स लगातार गिरते हुए नजर आ रहे हैं। और वो सेगमेंट है दोस्तों डेरिवेटिव्स का। अब Q3 की बात करें तो BSE के जो प्रॉफिट्स हैं वो 105% से ग्रो किए थे और रेवेन्यू 95% से ग्रो किए थे। वैसा कंसिस्टेंट ग्रोथ हमें बाकी कंपनी में देखने को नहीं मिला था। इनफैक्ट बाकी कंपनी ने भी नंबर्स अच्छे दिखाए हैं, बट वैसी कंसिस्टेंसी हमें देखने को नहीं मिली है जैसे BSE ने बड़े बड़े ग्रोथ हमें दिखाई है वैसा। और इसी वजह से BSE का वैल्यूएशन जो है वो सबसे एक्सपेंसिव हमें देखने को मिल रहा था। बट जब मार्केट में ग्रोथ का कंसर्न आ गया है कैपिटल मार्केट से जुड़ी कंपनीज़ का, तो इस वजह से आपको इन सारी कंपनीज में करेक्शंस देखने को मिल रही है। और करेक्शंस हेवली BSE में देखने को मिल रहा है पिछले कुछ टाइम में। वैसे देखा जाए तो 28% का ही गिरावट है, बट ये गिरावट दिखाने के लिए BSE ने बहुत लंबा टाइम नहीं लिया है। अगर 10-15 दिन का रिकॉर्ड देखोगे तो उसी में BSE ने इतना गिरावट दिखा दिया है, क्योंकि डेरिवेटिव मार्केट के वॉल्यूम्स गिर रहे हैं। तो इस वजह से इन्वेस्टर्स को लगता है कि 63 के पी के आसपास जो ये कंपनी ट्रेड कर रही है वो एक्सपेंसिव है फ्यूचर के अर्निंग्स के हिसाब से। तो इस वजह से करेक्शंस हमें दिख रहा है। बट इन करेक्शंस के बाद क्या BSE आपको एक लेवल पे जाकर रुकती हुई दिखेगी? तो ऑब्वियस सी बात है कि रुकावट तो होगा, बट जल्दी तब हो सकता है जब सेबी के जो न्यू चेयरमैन है वो कुछ ऐसा डिसीजन लें जो कि वॉल्यूम को थोड़ा सा रिवाइव कर सके, डेरिवेटिव सेक्टर का या फिर FNO सेक्टर का हम बोल सकते हैं। और वो अगर कुछ ऐसा डिसीजन ले लेते हैं तो उससे सिर्फ BSE को ही नहीं, CDSL जैसी कंपनीज को भी फ़ायदा हो सकता है, और बोल सकते हैं जो भी ब्रोकर है उनको भी फ़ायदा हो सकता है। तो इन सारी चीज़ों पे आप थोड़ा सा ध्यान देना। अभी करेक्शंस के रीजंस क्या हैं वो मैं आपको सिर्फ बता दे रहा हूँ, बाकी आप खुद का रिसर्च और एनालिसिस भी कर सकते हो। तो चलिए डिस्कस करते हैं अगली कंपनी को, जिसका नाम है कोफोर्ज। सो दोस्तों, कल है 4 मार्च और कल के दिन इसने रखा है बोर्ड मीटिंग। बोर्ड मीटिंग का दोस्तों प्रपोजल है स्प्लिट। सो अगर आप इस कंपनी के इन्वेस्टर हैं तो स्प्लिट का प्रपोजल आपको कल के दिन के बोर्ड मीटिंग में देखने को मिलेगा।
तो इस चीज़ को नोट करना। और इन्वेस्टर नहीं हो तो आप इग्नोर भी कर सकते हो, न्यूज़ थी इस वजह से मैंने बता दिया। बाकी कल के दिन जो आउटकम्स होंगे वो इन्वेस्टर्स के नज़र में फोकस में रहेंगी। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो यहीं तक था। आप करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो चला लाइक कीजिए, पहले बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।